हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, 2022 की जो मुख्य परीक्षा है वो अभी चल रही है। आज इसका जो पेपर 2 था वो हुआ था। पेपर 1 कल हो चुका है। उसमें उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट डे में दे दूंगा। तो आज मैं जो पेपर 2 है उसके 3 मार्कर के जो क्वेश्चन है उनके मॉडल आंसर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि इनको कैसे लिखना चाहिए और कैसे इसमें मार्किंग अगर आप लिखेंगे तो कितनी अच्छी होगी, कितनी ख़राब होगी। ठीक है, तो देखो, पहला इसमें क्वेश्चन पूछा था पेपर 2 के पार्ट ए में, यानी जिसे हम 2A बोलते हैं, कि भारतीय संविधान के 10वें संशोधन अधिनियम 1961 में क्या जोड़ा गया था। व्हाट हैज बीन एडेड टू द 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो अब ये मैं को पढ़ते पढ़ते ये भी बता रहा था कि जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, पीटी और मेंस दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मेंस की पढ़ाई अलग करें और प्री की अलग करें। साथ में रखेंगे तो ही आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पीटी में भी आ सकता है और 3 मार्कर में भी आएगा, और 3 मार्कर और पीटी के जो ऑब्जेक्टिव है वो बराबर होते हैं। तो 10वां संशोधन, यानी जो प्रमुख संशोधन है संविधान में जो किए गए, उनसे प्रश्न आते हैं। तो 10वां जो संविधान संशोधन था, इसमें जो दादरा और नागर हवेली जो है ना, उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो बस यही बात आपको लिखनी थी कि दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए किया गया था। 3 नंबर में वहाँ स्पेस भी नहीं देते हैं वो आपको इतना ज़्यादा। तो इसका तो आंसर है बना होगा, यदि आपको ये प्रमुख संशोधन याद रहे तो। और नहीं तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से 3 नंबर आपके चले जाए। फिर एक अगला प्रश्न जो पूछा गया वो बहुत ही बेकार प्रश्न। मैं उसको नहीं कहूँगा कि आप इसको एमपीपीएससी के एग्जाम में क्यों पूछ रहे हो, उसके पूछने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। इसमें पूछा गया है, बोमई केस में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा। ठीक है, उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा। अब प्रश्न को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। इन बोमई केस विच जस्टिस of the Supreme Court called the preamble as the integral part of the Constitution। बोमई केस जो है वो हमें मालूम है महत्वपूर्ण केस है, जो कि आर.एस. बोमई बनाम भारत संघ के बीच में चला था। कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री थे, उसको लेकर चला था। अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के द्वारा किए गए थे। 9 जज थे इसमें। 9 जजों में से अब आपको ये बताना है कि किस जज ने इसको बोल दिया था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इस तरीके के प्रश्न को पूछे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये तो कैसे आप बताओगे, हर 9 जजों का जजमेंट अब आप खोजोगे। आर.एस. बोमई केस जो 1994 में समथिंग, इसका 300 जो 56 है उससे रिलेटेड था। मैंने इस केस को देखा, उसमें जो 9 जज थे उसमें से एक जस्टिस आते हैं, जस्टिस अहमद। मोस्ट प्रोबेबली, है ना, मुझे मतलब क्लियर कट में नहीं मिला कि उनके द्वारा ये कहा गया है, लेकिन उसमें जो जस्टिस अहमद थे उन्होंने इस उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा। प्रियम्बल को कोट करते हुए, रेफर करते हुए उन्होंने बताया है कि भारत जो है सेक्युलर है, ये सारी बातें की गई हैं। तो ये लिखा जाता है कि जस्टिस अहमद के द्वारा इस केस में कहा गया, बट ऐसे प्रश्न को पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगला, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट द डिक्लेरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये इजी गोइंग क्वेश्चन, सरल सा प्रश्न हो जाता है। यानी इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में, यानी संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए कौन से आर्टिकल है। तो इसमें आपको लिखना था कि आर्टिकल नंबर जैसे 245 से शुरू हो जाएगा और आर्टिकल नंबर 254 पर ये वाइंड अप हो जाता। तो 245 से लेकर 254 तक, इतना लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे।
केंद्र, संघ और राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक। उनके अंतर्गत ये हम जरूर पढ़ते हैं, इसलिए ये ऑलमोस्ट सभी से बना होगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया, ये सब लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखेंगे आर्टिकल 245 से 254 के बीच में इनका वर्णन है, और 3 नंबर इसको देना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट फिर पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल, ये पहली यूनिट से इन्होंने 3 प्रश्न ले लिए, 5 यूनिट में डिवाइड है। दूसरी यूनिट से ये पूछ रहे हैं कि राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ हैं, यह कथन किस विद्वान का है? पॉलिटिकल पार्टीज आर द पिलर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, विच स्कॉलर हैज मेंशन्ड दिस स्टेट। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसका उत्तर मुझे मिल जाता, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिला कि मैं किस व्यक्ति का नाम वहाँ पर दे दूँ, तो मुझे तो नहीं मिला जो एक्यूरेसी से हो। आपको किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज्ञानवर्धन कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो था उसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? Who has the authority to decide the procedure for impeachment of the chief election commissioner? ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान देना है आपको कि ये जो इन्होंने लिखा है इम्पीचमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के अलावा और किसी के लिए भी इम्पीचमेंट का प्रयोग नहीं होता है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को छोड़कर अन्य किसी पर भी महाभियोग नहीं आता है। रिमूवल शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात की जाती है, मगर इन्होंने यहाँ पर इम्पीचमेंट लिखा है, महाभियोग लिख दिया। आप पूछ रहे हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको किस मतलब अथॉरिटी किसकी रहती है, निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल नंबर जब आप पढ़ेंगे इसमें 324, उसमें दिया है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने जैसी प्रक्रिया के द्वारा, यानी यहाँ पर चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही तरीका यहाँ इनके लिए अपनाया जाएगा, और उस आधार पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। तो he or she can be removed either on the ground of proved misbehavior or incapacity by president on the removal process। तो ये आपको लिखना था इसमें कि राष्ट्रपति को अधिकारिता है, कैसे? तो वो सुप्रीम कोर्ट के या भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर पारित प्रस्ताव पर, यानी उसमें प्रक्रिया रहती है कि जो अलग अलग हाउस हैं उनसे उसको पारित करवाया जाता है, तब वो प्रक्रिया हम 3 नंबर में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो राष्ट्रपति होगा, बस आपको एक लाइन में सेंटेंस बना करके लिख देना। फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने कि बताओ मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की थी? इसकी जगह ये पूछ देते कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने अंतिम नियुक्तियां कब दी थी, तो 2018 के बाद से तो नियुक्तियां दी नहीं है। अब पहली प्रतियोगिता परीक्षा, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1956 में। 1956 में गठन होने के बाद ये माना जाता है कि इनके द्वारा पहला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो 1958 में लिया गया है। तो लिख सकते हैं कि 1956 में गठन के बाद 1958 में पहली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की। ठीक है, अब फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है कि पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किस पद्धति से है, यानी विच सिस्टम इज मीन्ड बाय द टर्म पंचायती राज। अब यहाँ पर आपको उलझाने वाली बात कर दी कि ये इस शब्द का अभिप्राय, तो ज़्यादातर क्या हुआ होगा कि वो पंचायत जो शब्द है उसको संविधान के जो आर्टिकल में डिफाइन किया गया है वो कहीं आप मेंशन कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ लिखना क्या चाहिए कि पंचायती राज यानी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी हमारे देश में पंचायती राज 3 प्रकार से, एक क्या है पंचायत एट विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाने के प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन के बाद। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर या जनपद पंचायत या ब्लॉक जनपद पंचायत, अपने इंग्लिश में भी हम यहाँ जनपद पंचायत ही बोलते हैं, कुछ राज्यों में उसे ब्लॉक समिति बोल देते हैं।
और तीसरा आ जाता है जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो बस ये आपको बताना था, इसमें लिखना था कि आर्टिकल 243C के आधार पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तरीय पद्धति को स्वीकृत किया गया है। बस उसमें आपको ये पूरे 3 नंबर देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उलझाने वाला है। 3 मार्कर के क्वेश्चन जो है काफी अलर्ट माइंड रहेगा तब आप कर पाएंगे। सहकारी बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को किस दर पर ऋण देते हैं? एट व्हाट रेट डू कोऑपरेटिव बैंक्स गिव लोन टू ऑल विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप? अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कोट करोगे? आप बोलो 2% देते हैं, 4% देते हैं, 5%, 6%, 7%, यानी कोऑपरेटिव बैंक इन महिला और सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस दर पर ऋण देते हैं? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा रियायती दरों पर, है ना, रियायती दरों पर। जैसे अभी आरबीआई ने बोला था कि 7% की दर पर आपको देना चाहिए, लेकिन वो रेट फ्लक्चुएट होती है। रियायती दर यानी मार्केट में जो कमर्शियल लोन देते हैं उससे बहुत कम दर पर मिलते हैं। तो यहां एक लाइन में आंसर बनेगा कि रियायती दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। और यदि स्पेस है तो जोड़ देंगे कि वाणिज्यिक गतिविधियों से अत्यधिक कम दर पर यह दिए जाते, या अर्थात वाणिज्यिक गतिविधियों से ये अत्यधिक कम पर दिए जाते। फिर एक प्रश्न और अजीबोगरीब पूछ दिया भाई, मध्य प्रदेश में दूर संचार सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? यानी आपको नहीं लग रहा कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं? और ऑब्जेक्टिव में फायदा ये रहता था कि ऑप्शन भी लिखा होता ना, ABCD। अब यहाँ तो हमको लिखना है कि बताओ व्हेन वाज टेली कम्युनिकेशन सर्विस स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में जो टेली कम्युनिकेशन सर्विस है वो स्टार्ट हुई थी ईयर 1974 में। तो आप लिख देंगे 1974 में इस सेवा की शुरुआत हुई। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि मोबाइल सेवा पूछ रहा है ये, नहीं, मोबाइल नहीं पूछ रहा है। मोबाइल होता तो वो मोबाइल लिखता, वायरलेस कम्युनिकेशन लिखता। ये टेली कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो 1974 में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। होप सो सही मान लेंगे वो। नेक्स्ट, हितोपदेश एक किताब है, ग्रंथ है। हितोपदेश की रचयिता का नाम पूछा जा रहा है कि बताओ ये किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई? हु इज द ऑथर ऑफ बुक हितो? अगर आपको ऑथर का नाम पता है आप वो लिख देंगे, पूरे 3 नंबर मिलते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चनों में ये तो फायदा है। तो कहा जाता है कि इसके जो लेखक हैं उनका नाम है नारायण पंडित। नारायण पंडित के द्वारा, अगर ईयर पता है तो आप एश्योरेंस करा लेते हो कि मुझे तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे। 1675 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा को विकसित किया? इसका नाम क्या है? थिंकर से पूछा है। तो विच न्यू आइडियोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय, व्हाट इज इट्स नेम? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो नई आइडियोलॉजी मानी जाती है वो उन्होंने दिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यानी एकात्म मानववाद जिसे बोलते हैं ना। तो आप लिखेंगे इसको दिया था। इसी को किस रूप में, यानी अंत्योदय की अवधारणा के रूप में अपनाया गया है ना। तो दीनदयाल उपाध्याय जो पॉलिटिकल प्रोग्राम के रूप में उनकी इस आइडियोलॉजी को पहले जनसंघ ने एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के रूप में एडप्ट किया, उसका एग्जीक्यूशन किया, और बाद में बीजेपी जनसंघ कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट फिर एक स्टेटमेंट है, जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती उससे सांस्कृतिक सृजनात्मकता की आशा करना व्यर्थ है। यह स्टेटमेंट किसका है? और उसके बाद लिख रहे हैं समझाइए, और कितना स्पेस दे रहे हैं? 10 शब्द, 10 वर्ड में आप बताइए और समझाइए। मजाक कर रहे हो? Unless men's economic needs are fulfilled, it is futile to expect cultural creativity from him. Whose statement is this? Explain. तो ये पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत आता है ना। तो ये किसने? तो ये जो विचार है वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी इस बात की वकालत करते। ठीक है, बस उनका नाम लिख देना है, और इसमें हम कुछ नहीं समझा सकते। अपने आप में इतना बड़ा स्टेटमेंट है, समझाने के लिए आपको ये 5 नंबर या फिर 200 शब्दों में जाकर के पूछना चाहिए।
5वीं यूनिट के 3 क्वेश्चन लोक प्रशासन से संबंधित हैं और ये प्रश्न है कि विकास प्रशासन की अवधारणा को पल्लवित एवं विस्तारित करने का श्रेय किसे जाता है? विकास प्रशासन, हु गेट्स द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, विकास प्रशासन, लोक प्रशासन आपने पढ़ा होगा, इस शब्द को सबसे पहले UL गोस्वामी ने कहा है कि सबके सामने रखा था। लेकिन यहाँ पर शब्द की बात नहीं हो रही है, कंसेप्ट की बात हो रही है, अवधारणा। ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया? तो कंसेप्ट जो है वो डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम है एडवर्ड वीनर। सबसे पहले इन्होंने इसको डेवलप किया, अवधारणा इनके द्वारा दी, यानी कंसेप्ट प्रोफाउंडेड बाय एडवर्ड वीनर। और इसको फैलाया भी इन्होंने है, लेकिन अकेले नहीं थे, और भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं, तो आप उनका नाम भी इसमें दे सकते हैं। जैसे फ्रेडरिक्स का नाम आता है ना, फ्रेडरिक्स हो गए, उनको जोड़ सकते हो। इसमें जोसेफ पालेम्ब्रा का नाम आता है, जोसेफ उनका नाम दे सकते हैं, वाटरसन का नाम आता है। तो ये सब लोग जो थे, इन्होंने इस विकास प्रशासन के कंसेप्ट को आगे। अगला प्रश्न रिपीटेड है, शायद पिछले ईयर में भी आया था, ये डेलीगेशन को लेकर के। प्रत्यायोजन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन? अब इसमें 3 नंबर कैसे मिलेंगे? अच्छा, ये आप विकास प्रशासन में नाम लिखेंगे ना एडवर्ड वीनर, तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। ऊपर भी आप नाम लिखेंगे तो 3 नंबर ही उसको देना चाहिए, है ना। तो डेलीगेशन से क्या तात्पर्य है, प्रत्यायोजन से क्या तात्पर्य है? तो इसमें 3 नंबर पाने के लिए मैंने अपनी सारी लोक प्रशासन की क्लासेस में कहा है कि इन कंसेप्ट को किसी की परिभाषा के रूप में लिख दो। किसी ने तो डिफाइन किया होगा ना डेलीगेशन को, तो बस उसी को आप लिख देंगे, पूरे 3 नंबर देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे याद आता है, मुने ने लिखा है कि प्रत्यायोजन का सामान्य अर्थ होता है, या इतने से छोड़ दें, मुने के अनुसार एक उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सत्ता का हस्तांतरण। डेलीगेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पावर या ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। जैसे डीएम कलेक्टर जो है, तो कलेक्टर अपनी पावर एडीएम को दे देता है, डेलीगेट कर देता है, लेकिन अंतिम रूप से तो इसी के पास रहती है ना सत्ता। तो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी कह सकते हैं, यानी एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को सत्ता का हस्तांतरण करता है, एज पर मुने। यानी यह नाम लिखना जरूरी है। ऐसे कई अलग अलग लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, आप किसी के भी नाम को लेकर लिखेंगे, नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, नाम लिख देना, परिभाषा किसी और की भी लिखोगे तब भी ये 3 नंबर ही देंगे, क्योंकि ये इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है जो इतना ऑब्जर्व कर पाए कि अरे ये तो परिभाषा किसी और की है, नाम किसी और। ठीक है, चलता है। नेक्स्ट, अगला, नियंत्रण के निर्धारक तत्व किन्हें कहते हैं? व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल? नियंत्रण ये भी संगठन के सिद्धांत में आता है, प्रशासन में कंट्रोल। तो वो इसमें पूछा जा रहा है कि बताओ कौन कौन से इसमें फैक्टर हैं। तो नियंत्रण कैसे करते हैं? ऑफ एक सेंट्रल हो गया, स्टेट पर नियंत्रण करता है, या मान के चलो एक कोई सेंट्रल ऑफिस है, उसके ब्रांच ऑफिस खुले हुए हैं, तो कैसे कंट्रोलिंग करता है? एसबीआई अपनी ब्रांच को कैसे कंट्रोल करता है? आरबीआई दूसरी बैंकों को कैसे कंट्रोल करता है? तो इसके लिए यहाँ आपको वो फैक्टर बस बताने वाले। फैक्टरों में क्या लिख सकते हैं? जैसे एक तो पदसोपानी होता है, हायरार्की, वो अपने आप में कंट्रोल करवाती है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर क्या हो सकता है? पर्यवेक्षण, यानी पर्यवेक्षण, इंस्पेक्शन जिसे बोलते हैं। पर्यवेक्षण के द्वारा जो आचार संहिता यानी रूल ऑफ बुक रहती है ना, जिसके आधार पर कार्य किए जाते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। समय समय पर मांगे जाने वाली रिपोर्ट रहती हैं। बस उन्हीं 2-3 का नाम लिख करके आप पूरे 3 नंबर ला सकते हैं। तो ये पेपर 2A 3 नंबर, इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आपको बोल्ड कर देंगे, लेकिन अन्य प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हो और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिलेक्शन में 3 नंबर का बहुत रोल है, बड़ा रोल है, और 11 नंबर के प्रश्नों ना। कल के पेपर में मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो कुछ अजीब टाइप के लगे, उनको मैं आगे सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो अभी के लिए इतना, और जो लोग कल बैठेंगे एग्जाम में उनके लिए गुड लक। आप हमारी कौन सी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा टाइम टेबल आपके साथ 1-2 दिन में फाइनल कर दें। थैंक यू।